नमस्कार दोस्तों, मैं अतुल द्विवेदी स्वागत करता हूं आप सभी का सटीक नेटवर्क में। आगे बढ़ने से पहले आप सभी से एक छोटी सी अपील कि अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आते हैं तो कृपया हमारे वीडियोस को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जैसा कि आप जानते हैं कि हमने एक नई सीरीज चालू की है जिसमें हम हर शनिवार को रात को 9 बजे आपके साथ जुड़ते हैं और किसी न किसी राजनीतिक मुद्दे के विषय में बात करते हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं बिहार चुनाव से जुड़ी हुई। बिहार चुनाव जो कि अभी काफी दूर है, पर अचानक से उससे जुड़ी हुई गतिविधियां बढ़ती चली जा रही हैं। कई सारे टीवी चैनल्स या कई सारी जगह न्यूज़पेपर्स में अलग-अलग तरीके के अनुमान लगाए जा रहे हैं जिनके बेसिस पे आप जो है तो खबरें समझ सकते हैं और या उनके डेटा को एनालिसिस करके समझ सकते हैं। लेकिन आज हम आपके सामने एक ऐसा एनालिसिस पेश करना चाहते हैं, ऐसी इस तरीके का डेटा पेश करना चाहते हैं आपके सामने, जिससे कि आप ये समझ सकें कि जो आरजेडी को 75 सीटें मिली थी 2020 में, आरजेडी के परफॉर्मेंस में लोक जनशक्ति पार्टी का कितना बड़ा योगदान था। तो एक तरीके से हमारा ये मानना है कि आज भी एनडीए गठबंधन जो है काफी आगे, भाजपा और जेडीयू का जो गठबंधन है जिसमें कई सारी छोटी-छोटी और पार्टियां हैं, वो काफी मजबूत दिखाई देता है अगर हम 2020 के चुनाव को एक तरीके से उसको एक बेंचमार्क मान के चलें तो। बात ऐसी है, इस बात को समझना ही बहुत आवश्यक है कि एलजेपी के चुनाव लड़ने से क्या नुकसान हुआ था। एलजेपी ने बहुत ज्यादा जो है तो नीतीश कुमार के खिलाफ प्रचार किया था और इस वजह से काफी नुकसान झेलना पड़ा था जेडीयू को। और जेडीयू की सीटें जो है तो 50 से नीचे गिर के 45 सीटों पे जेडीयू पहुंच जाती है। तो इस चर्चा में आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं प्रशांत तिवारी। तो मैं आज प्रशांत तिवारी का इंट्रोडक्शन करता हूं आपके सामने। तो धन्यवाद अतुल। तो प्रशांत जो है तो वो काफी दिनों से कई सारे न्यूज एजेंसी से जुड़े हुए हैं, तो वो भी हमारी इस चर्चा में जुड़ेंगे और जो हम आज एनालिसिस करेंगे इस डेटा के बारे में, उसके विषय में भी आज हम बात करेंगे। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि जो ये हमारा एनालिसिस है, जो जो ये डेटा है, वो क्या कहता है। तो अगर हम इस डेटा पे बात करते हैं तो एनडीए की जो मेजोरिटी है वो 125 सीट पे मिल जाती है और 122 सीटों का जहां पर बहुमत कहा जा सकता है। वहीं अगर बात की जाए बीजेपी के परफॉर्मेंस की तो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी निकलती है 74 सीटों के साथ में। जेडीयू की टैली जो है तो 50 से नीचे पहुंच जाती है। आरजेडी जो है तो माफ कीजिएगा, एनडीए गठबंधन में भारतीय जनता पार्टी 74 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी बनती है। विधानसभा में वह दूसरे नंबर की पार्टी हो जाती है। और वहीं अगर राजद की बात की जाए तो वो 75 सीटों पे रहती है, जो कि विधानसभा में सबसे बड़ा दल एक तरीके से बन जाता है। वहीं अगर लेफ्ट पार्टीज की भी बात की जाए तो सीपीआईएमएल ने 12 सीटें जीती, वहां पे एआईएमआईएम की एंट्री होती है और एलजेपी का डिक्लाइन होता है। अगर और बात की जाए तो कांग्रेस 70 में से 19 सीटें जीत पाती है। तो ये हो गया बिहार चुनाव से जुड़ा हुआ जो डेटा है उसके बारे में। तो प्रशांत, इस पूरे डेटा को समझने के बाद आपका जो एनालिसिस है, क्योंकि 2024 के चुनाव में भी इंडिया गठबंधन जो आज के जमाने में है और उसे बिहार में महागठबंधन कहा जाता है, तो उस विषय में अगर मैं आपसे बात करूं कि जो राजद का गठबंधन है या महागठबंधन है, उसके किस तरीके के परफॉर्मेंस करने की उम्मीद जता रहे हैं आप इस बार इस बिहार चुनाव जी में। अतुल जी, एक्चुअली क्या है ना कि इस बार जो बीजेपी और नीतीश कुमार का गठबंधन है वो काफी डाउन उसमें डाउनफॉल हो रहा है, क्योंकि नीतीश कुमार का जो इस समय उनके खिलाफ जो भी कंट्रोवर्सी चल रही है और जो भी चीजें चल रही हैं वो उससे काफी नुकसान होगा इस गठबंधन को। मेरे को ऐसा लग रहा है, क्योंकि अभी वो चुनाव भी आने वाले हैं और अभी वो मुद्दे पे जोर दिया जा रहा है काफी कुछ। बाकी इसमें आरजेडी आपका ये लालू का जो भी पार्टी है वो कुछ ठीक कर रही है इस समय, क्योंकि उनका जो बेटे हैं लालू के क्या तेजस्वी यादव। ना आ? तेजस्वी यादव। तेजस्वी तेजस्वी यादव। यादव जी। तेजस्वी यादव उनका वो काफी इस समय उनमें सामने आते हैं, काफी बात कर रहे हैं, हर मुद्दों पे कोई ना कोई अपनी बात रखते हैं। और उनके साथ साथ
कांग्रेस का जो मैशअप है पता नहीं वो कितना अच्छा है अंदर 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 से, मेरे को बाहर से तो कुछ ज्यादा खास दिख नहीं रहा है। इसमें लालू की पार्टी को ज्यादा मेरे को लग रहा है कि उनको ज्यादा महत्व मिलेगा इस चुनाव में, क्योंकि नीतीश कुमार का तो बहुत ही ज्यादा खराब पोजीशन दिख रही है मेरे को। जिस तरीके से उनका रवैया आ रहा है, जैसे उनके खिलाफ पॉलिटिक्स दिखाई जा रही है, वो या वो खुद कर रहे हैं या खुद अपने पर्सनालिटी को वो दिखा रहे हैं या उसको नहीं उतना बिल्डअप कर पा रहे हैं, तो जिस उसमें तरीके से उनकी उनकी छवि को तबीयत के काफी बारे में नुकसान बात चल होता रही दिख है, रहा है सर इस बार मेरे को। पर तो जैसा मतलब आप बीजेपी ये की, कह रहे हैं कि जैसा उनकी तबियत के विषय में भी काफी लोगों को शंका हो अब ये सकती है। उनकी तबीयत सही है। एक्चुअली क्या है, वो तिरंगा को लेके जो अभी मुद्दा हुआ है, ये सॉरी जनगण मन को लेके, राष्ट्रगान को लेके जो मुद्दा काफी प्रचलित हुआ है अभी, काफी तेजी से उसमें सही बात भी वो दिख भी रहा है। जिस तरह से न्यूज चैनल्स वगैरह में दिखाई दिया है, जो वीडियो सामने आई हैं, उसमें साफ तौर पे दिख रहा है कि उनके मानसिकता या तो सही में उनकी मानसिक स्थिति सही नहीं है, या फिर उन्होंने ऐसा क्यों किया इसके बारे में खुल के बताया भी नहीं ना, कोई बात किया उन्होंने कि नहीं इस कारण से मैंने ऐसा किया, कोई कोई सफाई भी नहीं दी है, कोई जैसे उनके लिए कोई मुद्दा ही ना हो। पर ये पब्लिक के लिए मुद्दा है सर, होता है ऐसी भावुक चीजें बीजेपी वाले करते हमेशा। देश प्रेम से जोड़ के चीजों को अगर वो मुद्दा बनाते आए हैं तो इसका भी इनको जवाब देना चाहिए, क्योंकि काफी कंट्रोवर्सी। और मेरे लिए मैं खुद सोच रहा हूँ कि इस तरह से हुआ कैसे। अब उसमें चाहे ये बोले कि वो बहुत बड़े देशभक्त हैं, वो स्वतंत्रता सेनानी के बेटे हैं या कुछ भी ऐसी बात हो रही है, तो इससे ये थोड़ी होता है कि आप जनगण मन में खड़े नहीं उसको सम्मान नहीं देंगे जिस तरह से देना चाहिए। और बाकी तेजस्वी ने तो बोला ही है कि उनको 3 साल की सजा होनी चाहिए, क्योंकि उसमें प्रावधान है, संविधान में लिखा है कि जो जनगण मन राष्ट्रगान की का सम्मान नहीं करता उसमें 3 साल की सजा है। अब हालांकि सजा तो बात की बात है, अभी तो उसमें मुद्दा ही नहीं, कोई यही नहीं बात कर रहा है कि उन्होंने ऐसा किया क्यों। सवाल एक सीधा पूछा जाना चाहिए कि सर आपसे ऐसा क्यों हुआ, ये हुआ क्या, कैसे हुई है, तो पूरा का पूरा डिस्क्राइब होनी चाहिए चीजें, बिल्कुल सत्य है ये प्रशांत, देखिए। हाँ, बिल्कुल सही बात कर रहे हैं। और नीतीश कुमार की जिस तरीके से यहाँ से वहां इधर से उधर, कभी एनडीए कभी इंडिया गठबंधन में जाने की वजह से उनकी साख पे नहीं भी बहुत बड़ा सर, एक्चुअली बट्टा लगा है। वो बीजेपी से जुड़े हुए हैं, बीजेपी की छवि देशभक्त को लेके अपने आप को बहुत ज्यादा बिल्डअप करना है, इसलिए उनके ऊपर ज्यादा इसका प्रेशर होना चाहिए। और बीजेपी वालों को या जो भी गठबंधन, इनको सामने आके बताना चाहिए कि ऐसा हुआ तो हुआ कैसे। सही जी बात है। सर। इसके बाद आगे बढ़ते हैं तो अगर बात की जाए तो हम बात करते हैं सबसे पहले कि इलेक्शन का जो रिजल्ट था उसकी एक बार समरी देख लेते हैं। इलेक्शन में रिजल्ट में नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस एनडीए को 125 सीटें मिली थी, जहां पे 243 सीटों का वहां पर विधानसभा है। भारतीय जनता पार्टी को 74, जनता दल को 43, विकासशील वीआईपी को 4, हिंदुस्तान अवामी मोर्चा को 4। वही महागठबंधन की बात की जाए तो महागठबंधन को 110 सीटें मिली थी, राजद को 75, कांग्रेस को 19, कम्युनिस्ट पार्टी सीपीआईएमएल को 12, सीपीआई को 2, सीपीआईएम को 2। वहीं अगर जीडीएसएफ जो कि ऑल इंडिया एआईएमआईएम और बीएसपी का एक गठबंधन था, उसे 6 सीटें मिली थी। वहीं पे लोक जनशक्ति पार्टी और को एक और एक इंडिपेंडेंट वहां पर जीत करके आया था। तो ये हो गया पिछले जो इलेक्शन थे उसके रिजल्ट्स का ओवरव्यू कर देखे जाए। अब अगर देखा जाए सिर्फ अब बात करते हैं इंडिया गठबंधन की। अब क्यों हम इंडिया गठबंधन की बात कर रहे हैं? क्योंकि हम इस बात को समझना चाहते हैं कि क्या जो सीटें मिली थी आरजेडी, कांग्रेस या महागठबंधन को, वो क्या सही रिप्रेजेंटेशन है इस बात का कि उन्हें अगर लोक जनशक्ति पार्टी उसमें एनडीए अलायंस का जैसे आज वो उनके साथ मिलकर के चुनाव लड़ रहे हैं, तो क्या अगर एलजेपी एनडीए गठबंधन के साथ 2020 में भी होती तो क्या इंडिया गठबंधन या महागठबंधन उसी तरीके से परफॉर्मेंस कर पाता या नहीं कर पाता? तो इसलिए हम आज सिर्फ इंडिया गठबंधन की बात करेंगे। तो एक बार बस स्ट्राइक रेट देख लेते हैं, फिर उसके बाद एक डिस्कशन करेंगे। यहां पर आई बात राजद की, तो राजद ने 144 सीटें लड़ी थी, जिसमें से 75 जीती और उनका स्ट्राइक रेट रहा 52% का। कांग्रेस ने यहां पर 70 सीटें लड़ी, 19 सीटें जीती, 27% का उनका स्ट्राइक रेट रहा। कम्युनिस्ट पार्टी सीपीआईएमएल का 19 सीटें लड़ी और 12 जीती,
सीपीआई ने 6 लड़ी, 2 जीती, सीपीआईएम ने 4 लड़ी, 2 जीती, मतलब सबसे कम स्ट्राइक रेट आपको 27% यहाँ पर कांग्रेस का दिखाई दे रहा है। एक कॉन्टेक्स्ट इसमें जोड़ देता हूं कि ऐसा बिहार के इलेक्शन के बाद 2020 के बाद ही कांग्रेस के अंदर एक बहुत ही ज्यादा एक तरीके से बेचैनी थी बिहार कांग्रेस में कि उनकी पूरी की पूरी जो पार्टी है वो लालू प्रसाद यादव, बेसिकली लालू प्रसाद यादव ही चला रहे थे उनकी पार्टी। और इस वजह से जो सीटें ना जीतने वाली हुआ करती थी, इन 70 में से 50 के आसपास सीटें ऐसी कही जाती हैं जो पिछले 20 से 25 सालों में कभी महागठबंधन आरजेडी कांग्रेस नहीं जीते हैं। ऐसी सीटें जो है तो कांग्रेस को दी गई थी और इसे इसलिए कहा गया था कि इस वजह से कांग्रेस का जो परसेंटेज का वोट है 27%, इसलिए 27% का स्ट्राइक रेट है। तो इस विषय में अगर मैं मान लेता हूं इस बात को कि इस बार जिस तरीके से राहुल गांधी मेहनत कर रहे हैं और जिस तरीके से राहुल गांधी या फिर उन्होंने जिस तरीके से बेसिकली आरजेडी या लालू प्रसाद यादव के छाते से बाहर निकलने का प्रयास किया, उनकी छवि से बाहर निकलने का प्रयास किया है और कांग्रेस एक इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन की तरह दिखाई देने लगी है बिहार में, तो उसका क्या इम्पैक्ट आप देखते हैं प्रशांत इस पे? अतुल जी, मैं ये बोल रहा था कि देखिए, एनडीए जो है, मैं ये सॉरी इंडिया जो गठबंधन है, महागठबंधन, इसमें बिहार क्षेत्र अलग अलग स्टेट में अलग अलग पार्टी को इफेक्ट महत्व होता है, क्योंकि आरजेडी बहुत पुरानी पार्टी वहां से जुड़ी हुई, वहां काफी उसका साथ है। तो उस गठबंधन को, आरजेडी को थोड़ा फ्रंट में रखना चाहिए, क्योंकि बिहार के मुद्दे अलग हैं। बिहार में अलग ही पॉलिटिक्स चलती है, बिहार के मुद्दे अलग है। बिहार की जो कहते हैं कि राजनीति में जो उनके लीडर हैं, जो उनके एक्टर, क्या महानायक हैं, वो उस तरीके से अभी भी वहां चलते हैं। हालांकि काफी बिहार की राजनीति काफी बदल रही है, वहां के लोग, पढ़े लिखे लोग, पढ़ी लिखी समाज एक अलग तरीके से बात कर रही है। जैसे आप को कहें खान सर के, आप कुछ स्टेटमेंट सुनिए तो साफ तौर पे नाराजगी बताते हैं। कभी कभी सुनने में आता है कि बिहार की जनता इतनी पढ़ी लिखी होने के बाद, इतनी जितना अपने आप को एक बिहारी सब पे भारी, पर अपने आप में चुनाव और राजनीति में अलग नहीं कर पाती है, क्योंकि वहां की राजनीति इतनी बेकार है कि वहां के डेवलपमेंट के बारे में सोच ही नहीं रही है, कुछ भी नहीं कर रही है। इसलिए पुरानी जितनी भी पार्टियां अभी तक काम की हैं वहां पे, तो उस तरीके से वहां परफॉर्म नहीं कर पाई। पर फिर भी राजनीति वोट तो उनको मिलते ही हैं। आरजेडी वहां, आरजेडी को ही फ्रंट में रख के इंडिया गठबंधन को आगे चलना बढ़ना चाहिए। और बाकी सपोर्टिंग में कांग्रेस है ही, कांग्रेस जहां पे मजबूत है वहां पे कांग्रेस को का मिलना चाहिए पार्ट, और वहां बाकी तो आरजेडी को ही सामने रखना चाहिए, मेरे को लगता है ऐसा ही। और इंडिया बिल्कुल सही बात गठबंधन कर में रहे दो हैं। देखिए जी। आरजेडी तो बिल्कुल, देखिए बात ऐसी है कि बिहार में जो इलेक्शन कमेटी बनी हुई है उसके हेड तो तेजस्वी यादव ही बने हुए हैं। मेरा कहना यह था कि पहले क्या होता था कि कांग्रेस को जो सीटें मिला करती थी वो मिला करती थी कि जो बच जाने वाली सीटें, और जैसे कि कांग्रेस ने इस समय पे राजेश राम को अपना जो है तो उन्होंने नया प्रदेश अध्यक्ष बनाया। उसके बाद अल्लावरू जो बेसिकली राहुल गांधी की ही टीम के बहुत ही नॉलेजेबल आदमी माने जाते हैं, बहुत ही एक्टिव मेंबर माने जाते हैं संगठन के, तो उनको लेकर के आए। कन्हैया कुमार की वापसी करा दी बिहार में उन्होंने, मतलब जिसको बेसिकली ऐसा कहा जाता है कि तेजस्वी यादव बिल्कुल पसंद नहीं करते कन्हैया कुमार बिहार में रहे। तो इस तरीके की काफी सारी चीजें की, ये तो उनको लेकिन बैठ के डिस्कस, इंडिया गठबंधन को बैठ के डिस्कस करना पड़ेगा कि आपको कहाँ पे आपका वो आपका वर्चस्व जहाँ पे आप, वहां पे आप ना वो करिए। और ये जो कन्हैया कुमार को पसंद करने ना करने की बात है, वो खत्म करनी पड़ेगी अंदर से। और साथ मिलेगा, अगर आप कोई भी, आप एक महागठबंधन में है तो दोनों को एक दूसरे की बात समझ कर, उसे परख कर और उसको आगे बढ़ाना चाहिए। और ये बाद में यही दिक्कत करता है। देखिए, कोई भी महागठबंधन है, कोई भी गठबंधन हो, तो चुनाव के पहले आप पूरी तैयारी करिए और उसपे जो भी आपके मनभेद है, मतभेद है, कुछ भी है, उनको खत्म करके फिर आगे आप चुनाव की पूरी तैयारी करिए। और बिल्कुल कांग्रेस अपने आप में काफी काफी मेहनत कर रही है। एज राहुल गांधी काफी इसमें ध्यान दे रहे हैं और अपने चीजों को काफी डेवलप कर रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं, पुरानी सारी चीजों को भूल के काफी कुछ ऐड करके, कुछ भी करके। उनको समझ में आनी चाहिए चीजें
कि हमको आगे क्या सुधार करके आगे अपने आप पार्टी को, अपने गठबंधन को कैसे आगे ले जाएं। और इसके लिए देखिए केवल इसमें कांग्रेस नहीं कर सकती, इसमें सारी पार्टियों को मिलकर अपना अपना योगदान और हर चीज करनी पड़ेंगी, और इसमें समझौता भी होगा और अपने मुद्दे भी होंगे। हर मुद्दों को और अपनी हर कमियों को दूर करके और मुद्दों को समझ के आगे बढ़ना पड़ेगा। तो ये तो हर पार्टी का एक वो होता है कि सबको अपना अपना योगदान देना पड़ेगा उसमें। बिल्कुल सही बात है। अब देखते हैं, एक बार एनालिसिस देखते हैं कि आखिर जो एलजेपी के चुनाव लड़ने से एग्जैक्टली क्या फर्क पड़ा था। तो एलजेपी जब चुनाव लड़ी थी तो उससे इससे सबसे ज्यादा फायदा अगर किसी को हुआ था तो वो हुआ था आरजेडी को। तो आरजेडी को सबसे ज्यादा इसमें फायदा हुआ था, जहां पे उसमें से 32 सीटों पे सीधा सीधा इम्पैक्ट था, और 32 में से 26 सीटें आरजेडी ने जीती थी और 6 सीटें वो कांग्रेस ने जीती थी। सीटें थी जहां पर जेडीयू को डायरेक्ट लोक जनशक्ति पार्टी ने नुकसान पहुंचाया था। तो उसमें से 32 में से 26 सीटें, बेसिकली अगर इस तरीके से इंपैक्ट समझने की कोशिश कीजिए कि एलजेपी ने 32 सीटें ऐसी 32 सीटों में इतने वोट पाए जितने की वोट विनिंग मार्जिन से ज्यादा थे। तो इस तरीके से अगर इसको देखा जाए तो ऐसे देखेंगे, तो ऐसी सीटें मिलती हैं हमें। और वहीं अगर देखा जाए तो कांग्रेस को ब्लेम किया गया पुअर परफॉर्मेंस के लिए, और 70 में से वो 19 सीटें जीत पाई। तो ये एलजेपी का बेनिफिट जो था वो यहां पर देखने को मिलता है। अब बात करते हैं एलजेपी के इंपैक्ट को और समझने का प्रयास, क्या चीजें की, क्या क्या ऑब्जेक्टिव कहे जाते हैं। एक तरीके से बिहार की राजनीति में जो बात की जाती है कि चिराग पासवान ने यह किया जिससे जेडीयू कमजोर हो जाए, बीजेपी मजबूत हो जाए। बेसिकली चिराग पासवान ने कहते भी हैं कि मैं प्रधानमंत्री मोदी का हनुमान हूं, ऐसे उनके कई सारे स्टेटमेंट्स रहे हैं। जी तो जी अगर उस बात को ध्यान में रखा जाए तो इस बात को समझ सकते हैं हम कि जो चिराग पासवान ने किया वो अंदर ही अंदर कहीं ना कहीं बीजेपी की एक कॉन्स्पिरेसी थी कि शायद एलजेपी कुछ सीटें एक्स्ट्रा जीत जाए, और जिससे कि बीजेपी अपना मुख्यमंत्री बिहार में बनाने के लिए बहुत डेस्परेट दिखाई दे रही है। इस बात को हमें समझना पड़ेगा कि बीजेपी बहुत डेस्परेट है बिहार में अपना मुख्यमंत्री बनाने के लिए, क्योंकि मात्र एक यही राज्य है जहां पर बीजेपी सत्ता में तो 20 सालों से है, लेकिन वो अपना मुख्यमंत्री आज तक नहीं बना पाई है। तो इस बात पे इस बात को समझने का एक प्रयास करते हैं प्रशांत आपसे। जी बिल्कुल। एक्चुअली क्या है कि ये बात तो सही है कि 20 साल से वहाँ बीजेपी लगभग है, क्योंकि बीच में कांग्रेस, वो क्या है ना कि वो नीतीश कुमार कई पार्टियों के साथ जुड़ते रहे और उनको कुल मिलाकर उनको सत्ता में रहना किया। तो हमें नहीं लग रहा है कि कोई बहुत ऐतिहासिक वहाँ काम कर दिया है कि जिससे बिहार की जनता को कुछ प्रॉफिट हो रहा है या उनको बहुत बड़ी राहत मिली है, कुछ भी ऐसा अरे किया नहीं। तो भैया, वो सबसे आप मानोगे नहीं, एक एयरपोर्ट पटना में नहीं बन पाया जिसमें प्रधानमंत्री मोदी का जहाज उतर सके। जी जी बिल्कुल। प्रधानमंत्री मोदी का जहाज उतरने स्थिति लायक एक एयरपोर्ट नहीं है 20 साल से नीतीश कुमार स्थिति इतनी सरकार में। खराब है कि वहाँ मैं अभी पिछले 2-3 साल पहले मेरे को जाने का अवसर मिला था। एक्चुअली मैं आगे सिक्किम तरफ जा रहा था तो गया था। तो वहाँ मेरे को कुछ भी ऐसा, जैसे भोपाल, मध्य प्रदेश में भोपाल है, इंदौर है, कुछ भी, पटना में गया, पटना में कुछ मेरे को बहुत विशेष ऐसा डेवलपमेंट दिख नहीं रहा था। हालांकि नीतीश कुमार कहते हैं कि उसको काफी हमने बदल दिया है, पटना सुशासन को बाबू। काफी आगे ले गए हैं। वो सब अलग बातें हैं, पर बात जो दिखती है, जो जमीन में दिखनी चाहिए, वो बहुत दिखती नहीं है। और वहां की जनता भी, जो पढ़ी लिखी जनता, वो अपने अपने माध्यम से, किसी न किसी माध्यम से बताते रहते हैं, पर उनको चीजें नहीं दिख रही हैं। वहां पे ना तो आपका मेडिकल स्थिति सही है, ना एजुकेशन स्थिति सही है, ना ही आपका कोई भी ऐसा बिल्डिंग वेडिंग, कुछ भी ऐसी सड़कें वड़कें। वो सड़कें तो बीजेपी वालों का एक वो है, तो इसके थ्रू काफी कुछ बन रहा है। वो तो पूरे भारत में बन रहा है, उस समय के साथ चीजें जो बन सकती हैं उतनी ही बन रही है। पर प्रॉपर, जैसे बाढ़ में कंट्रोल का, जैसे बाढ़, आज भी कोई ऐसी पुख्ता चीज नहीं बनाई गई कि बाढ़ को वहां पे रोका जा सके। एक अभी बरसात आने वाली है सर, अभी बरसात आने वाली है, आपको पहले नजर पे दिख जाएगा कि वहां कितना प्रबंध, बेहतरीन प्रबंध किया गया है बाढ़ का। तो
ग्राउंड में आप करिए। हमको तो कुछ भी वहां मुद्दा दिखता ही नहीं। आजकल वहां केवल एक मुद्दा अच्छा, मैं बनता है एक कि बात हमको जानना चाहता कैसे हूँ बने इसमें रहना प्रशांत, है, मुझे एक बात कैसे बने रहना है गद्दी में, बस इससे इतना चल रहा है वहां, और की राजनीति और कुछ समझ में आ नहीं रही है। जी जी। मैं एक बात जानना चाहता हूँ कि ये तो हो गई मुद्दे की बात। अभी जैसे राहुल गांधी जो है तो वो छात्र सरकारी जो छात्रावास है जी उसमें जाने का उन्होंने प्रयास किया था, उन्हें रोक दिया गया, लेकिन कांग्रेस ने अचानक से छात्रावास पे, हर जिले में जो छात्रावास है, जो SC ST OBC EBC छात्रावास है, उनमें जाने का उन्होंने एक इनिशिएटिव लिया है। छात्रावास में जाकर के छोटे छोटे ग्रुप्स में मिलते हैं और उनकी जी एक संविधान बचाओ सम्मेलन तो वो कर ही रहे हैं। और इस तरीके के कई सारे जो प्रोग्राम है जो कांग्रेस दिखा रही है, बेसिकली कई सारे जो एक्सपर्ट्स हैं उनका ये कहना है कि कांग्रेस ने बहुत तेजी से पिछले 6 महीने में, 6 से 8 महीने में कांग्रेस बहुत मेहनत करती हुई दिख रही है। वो पुरानी कांग्रेस नहीं कि जो कि सिर्फ और सिर्फ बैठी हुई है कि 3 चुनाव आएंगे तो 2 महीने पहले मेहनत करेंगे, जीत गए तो जीत गए, नहीं तो चलो फिर घर तो चल ही रहा है। तो उस तरीके से नहीं है जैसा कि मध्य प्रदेश में हुआ ही है। ही जीता हुआ चुनाव मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ का हार गई चुनाव कांग्रेस, ऐसा कहा जाता है। नहीं नहीं, बिल्कुल सही सर। एक्चुअली कांग्रेस इस समय मेहनत तो कर रही है, हर जगह पे मेहनत कर रही है, पर मेहनत का उसको उस तरीके से फल मिल नहीं रहा है कांग्रेस को। देखिए कि एक एक नजरिया होता है लोगों का। आजकल लोग बाग कांग्रेस से पता नहीं क्यों नजरिया उनका आता ही नहीं है। काफी मेहनत आज से नहीं, राहुल गांधी काफी दिनों से काफी मेहनत कर रहे हैं, उनकी कोई गलती भी नहीं है। ऐसा 2022 से। उनको उनको फंसा दिया, माने उनको हर मुद्दा ही हटा दिया जाता है। उसको केवल ये कहा जाता है कि अरे ये क्या कर लेंगे। ऐसा है नहीं, काफी मेहनत कर रहे हैं। अब बात ये है कि वहां की जनता क्या सोचती है, वहां की जनता किस तरीके से कनेक्ट कर रही है, किन चीजों को मुद्दा मान रही है। खैर, जनता ही सब कुछ करती है, जनता के ही दम पे सब कुछ है। पर मेरे को लगता है कि इस बार कुछ ना कुछ बदलेगा। हालांकि वहां एक प्रशांत किशोर की भी पार्टी है जो कि काफी मेहनत कर रही थी, पर वो अब देखते हैं क्या है कैसा है, किस किन चीजों में कौन सी पार्टी कितना। वो काफी दिनों से वहां लगी हुई है, प्रशांत किशोर की पार्टी भी अभी जो काफी एक अपने। एक पोल ट्रैकर का जो पोल ट्रैकर और सी वोटर का सर्वे आया था रिसेंटली, जी जी। तो पोल ट्रैकर के सर्वे में जो है तो प्रशांत किशोर को 9% लोग पसंद कर रहे हैं अच्छा। और करीब 31 से 32% के आसपास शायद नीतीश कुमार है और 39 से 43% के आसपास शायद ऐसा कुछ अब तेजस्वी यादव नंबर 1 पे चल रहे हैं। साहब, अब आप ये सोचिए कि आज भी अगर 33% लोग नीतीश को वहां के लोग पसंद कर रहे हैं, तो मैं तो मानता हूं कि गजब ही हो रहा है। मतलब कुछ भी चल रहा है बिहार में। अब बिहार की जनता, अगर जनता के थ्रू अगर ये जनता की बात अगर मान के अगर ये निकल रहा है पोल, तो बताइए कि वहां की जनता क्या चाह रही है। अगर नीतीश को अभी भी वो बनाना चाह रही है, तो मेरे को कोई नीतीश मेरे दुश्मन नहीं। मैं तो पहले नीतीश कुमार को यही सही चाहता था बात। कि अच्छे नेता है। शुरू शुरू में, आज से जब स्टार्टिंग में उन्होंने आया, उनका काफी होता, वहां की जनता काफी, मेरे साथ सभी पढ़ने सभी वाले भी सम्मान बच्चे थे करते थे, बिहार के, लेकिन वो नीतीश काफी कुमार सपोर्ट कर। 2015 से पहले पर वाले। मेरे को जब जब से मैं भी पत्रकारिता में आया, मैं देख रहा हूं कि वहां का, मैं नीतीश कुमार से जुड़ा हुआ कोई भी चीज ये नहीं समझ पा रहा हूं कि कोई भी एक ऐसा मुद्दा जो उन्होंने बहुत क्रांतिकारी बदलाव किया हो, या छोटा मोटा भी क्रांतिकारी बदलाव किया हो। कुछ भी नहीं सर, केवल राजनीति में बने रहना, वो भी मेन सत्ता में मेन लीडर बने रहना अपने जगह पे, वहां पे काम। सरकार कोई भी चलाए, कुछ भी करे, राजा मेरे को घोषित कर दो, बाकी कुछ भी करो, इससे मतलब नहीं है कहाँ हो रहा है, क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। तो नीतीश कुमार की इस बात से तो मैं इस पता नहीं क्या है। पर हाँ, अगर विपक्ष में कोई सरकार कोई पार्टी है, उसको अच्छा मौका मिल रहा है, उसको उसके प्रति अगर रुझान अच्छे हैं, तो मैं मानता हूं कि फिर भी वहां की जनता थोड़ा डेवलप के बारे में सोच रही है। कि बिल्कुल सही अगर बात है। 2% ही, अब ये सिर्फ 33 और 35 का मामला है ना, तो 4% जनता ये सोच रही है कि अब बदलाव हो कुछ अधिक। नौ 4% परसेंट ज्यादा हाँ, लोग समझ रहे हैं कि यहाँ पे अब चीजें बदलनी चाहिए, क्योंकि अब उनको वही भी चाहिए। सब बेसिकली देख रहे अभी होंगे जो है आसपास के सबसे स्टेट में कितने बदलाव हो रहे हैं। अभी जो सबसे आगे जो है तो पॉपुलैरिटी रेटिंग में तेजस्वी यादव सबसे आगे चल रहे हैं, नीतीश कुमार उनसे पीछे हैं, फिर काफी सारे और नेता हैं और तीसरे चौथे नंबर पे प्रशांत किशोर की भी काफी पॉपुलैरिटी हो चुकी है। प्रशांत किशोर, और मुझे लगता है कि इस बार सबसे बड़ा जो मुद्दा मुझे लग रहा है कि बहुत बड़ा फैक्टर होने वाला है बिहार के चुनाव में,
कि कांग्रेस कैसा परफॉर्म करेगी और प्रशांत किशोर कैसा बिल्कुल परफॉर्म करेंगे। ये दो जी पार्टियों के परफॉर्मेंस के ऊपर बिहार का चुनाव डिसाइड होने वाला है। बिल्कुल। अच्छा, प्रशांत किशोर किसके साथ जा रहे हैं ये तो अभी डिसाइड नहीं है ना, अभी तो नहीं नहीं, प्रशांत किशोर प्रशांत का ये किशोर ने तो ये अनाउंसमेंट किया कि वो अकेले चुनाव लड़ेंगे, वो किसी भी अकेले, अलायंस के साथ नहीं जाएंगे। हाँ अकेले चुनाव लड़ेंगे। रिजल्ट के बाद कहाँ जाते हैं अभी उसका डिसाइड नहीं हुआ है, क्योंकि वो तो जाएगा ही आगे, एक आध तो पद चाहिए होता है, तो वो तो बात की बात है। देखिए अभी तो देखिए, शुरू, प्रशांत किशोर पुराने चावल हैं, आज के नहीं हाँ हैं। हाँ बिल्कुल, ठीक है, उन्होंने तो बड़े और बड़े उन्होंने खूब मलाई वो खाई है। बनाए हैं। उन्होंने खूब, कहा प्रशांत जाता है कि किशोर ने बड़े खूब, बड़े, जी जी प्रशांत किशोर ने सब जगह मलाई खाई है। पहले वो बिल्कुल बीजेपी के बिल्कुल। साथ थे, मोदी जी को चुनाव जितवाया, उसमें साथ में रहे, फिर उन्होंने कांग्रेस के साथ चुनाव लड़वाया, फिर ममता दीदी, चंद्रबाबू, फिर उसके बाद ये चंद्रबाबू नायडू साउथ में चले गए ये, उसके बाद ये बिहार में जाकर के लगभग एक तरीके से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के एक समय के राइट हैंड कहे जाने लगे। फिर पता चला कि ये अचानक से कांग्रेस जाना चाहते, महासचिव बनना चाहते थे कांग्रेस में एक तरीके अब से। अब वो जो तो चीज मुझे उनको मिल नहीं हर पा रही जगह है घूम घाम वो के खुद वापस आ बनाना चुके चाह हैं, रहे हैं। अब बिहार में है। अब पता नहीं क्या करेंगे, जन स्वराज उनका कर तो रहा है, बहुत है मेहनत तो कर रहे हैं, मास्टर पर वो माइंड, क्या देखिए करेंगे। कुछ ना कुछ तो काबिलियत है उनके अंदर, काफी काबिलियत है, कुछ ना कुछ क्या काफी काबिलियत तो काबिलियत है, कोई देखते हैं। कोई कमी नहीं, उनकी काबिलियत पे अब तो वो कोई शक ही अभी नहीं तक है। तो अभी तक तो वो किंग मेकर बनते थे, अब वो किंग बनने जा रहे हैं, तो उसको जनता किस तरीके से लेती है, क्योंकि अभी जनता के इंटरेक्ट सामने टू फेस नहीं हुए हैं, अब आए हैं। देखिए मेहनत भी कर रहे हैं, अच्छी बात है, जन का कल्याण होना चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। कौन कोई भी करे, जनता का कल्याण होना चाहिए। मैं अरे बीजेपी का हमने के बारे में थोड़ा दो शब्द कहना चाह रहा था। हम्म, बीजेपी तो ऐसा फंस गई है इस बार बिहार चुनाव में, एक्चुअली वो इसके पहले ही इसका इसका जो लेखा है ये अपने इस लोकसभा चुनाव में ही ये हो गया था। ऑपरेशन सिंदूर, एक सवाल पूछना था मुझे। ये जी ऑपरेशन सिंदूर का मुझे पता नहीं क्यों, मतलब काफी लोग पत्रकार बहुत ज्यादा, सब जगह जितना भी देखा मैंने, जितने लोगों से बात करता हूँ, काफी हिचकिचाते हैं इस बारे में बात करने में। अच्छा। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जो ऑपरेशन सिंदूर है, ये पॉजिटिव से ज्यादा बीजेपी को थोड़ा निगेटिवली इम्पैक्ट कर रहा है अच्छा। थोड़ा। मतलब मेरे को ऐसा लगता है कि जिस तरीके से इनके कार्यकर्ताओं में उत्साह होना चाहिए था, काफी, आप भी जानते हैं हमारे काफी कांटेक्ट के लोग हैं, बीजेपी में जुड़े हुए लोग हैं, और उन सबसे बात करने के बाद सर समझ में आता है कि मेरे को भी यही लगता है सर कि एक्चुअली ऑपरेशन सिंदूर के बारे में बहुत बातें नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वो एक अलग मुद्दा है। वो जो भी हुआ, अच्छा है बुरा है जो भी है, देखिए जो एक्शन लिया गया, वो जो भी जितना, उसका लेवल 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, पर वो कुछ न निर्णय तो लिया गया, वो हुआ जो हुआ। अब वो कितने हद तक सफल हुआ है, कितना हम नुकसान दे पाए, नहीं नहीं, कितना हमने ऑपरेशन सिंदूर, नुकसान झेला, नहीं नहीं वो नहीं नहीं अलग नहीं, बातें हैं। आप पर गलत उसके लिए। आप अब अपने को नहीं, एक्चुअली सही बात है कि उसके बारे में लोग क्या ख्याल रख रहे हैं, क्या रख रहे हैं, हम अपना बता सकते हैं कि हम क्या सोच रहे हैं। अब बाकी इसके बारे में मेरे को, क्योंकि उसके वो बहुत बड़ा इफेक्ट डाला नहीं है, क्योंकि जनता तो चाह रही थी कि पाकिस्तान खत्म हो जाए, अब कश्मीर इधर आ जाए, पीओके क्यों, जो है आसपास वो वाले तो, पीओके आसपास शामिल हो वाले तो जाए कराची और पहुंच गए थे पाकिस्तान ना, खत्म हो जाए, लाहौर वो पे। इस आसिम उससे मुनीर बहुत को फर्क उन्होंने पड़ा जेल नहीं भिजवा दिया है। था आज तक वालों ने। जी जी हाँ, वो तो अंदर तक उखाड़ डाले थे पाकिस्तान को, पर वो अलग बात है। पर जो मुद्दा है कि बहुत बड़ा इफेक्टिव नहीं था, पर हाँ जिन्होंने खोए उनको थोड़ा अगर सांत्वना मिली हो, अगर उनको जरा सा भी उनके लिए राहत नहीं नहीं, मिली हो, तो ऑपरेशन बहुत सिंदूर के बढ़िया। दो पार्ट है। मैं हाँ ऑपरेशन सिंदूर, ऑपरेशन सिंदूर माफ अलग कीजिएगा, चीज ये थी। ऑपरेशन आज अपनी ऑपरेशन सिंदूर के बारे में विषय नहीं है, क्योंकि जी मुद्दा जी भटक बिल्कुल। जाएगा, फिर कभी इस बारे में बात करेंगे। लेकिन बस हम्म, मैं ये कह रहा था कि जिस तरीके का मुझे लगा था कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो है तो राजनीतिक लाभ जो है भारतीय जनता पार्टी को मिलता था हमेशा। पुलवामा के जी जी बाद, बालाकोट के स्ट्राइक के बाद जैसा मिला था, ऑपरेशन सिंदूर के बाद क्या उस तरीके का मिलेगा। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि उस तरीके का उत्साह लोगों में नहीं है ऑपरेशन सिंदूर में बीजेपी को लेकर के, जी जैसा जी कि बालाकोट स्ट्राइक के बाद था। मतलब ये मेरा एक जी एनालिस्ट, मुझे समझ में जो आती है बात लोगों से बात करके, और ज्यादातर लोग इस बारे में बात करते हुए भी नहीं दिखते हैं, कोई हाँ, भी इस मुझे इस ऐसा मुद्दे में ज्यादा खुल जिससे, के बात वो जबकि लोग नहीं करते बालाकोट हैं। की
बालाकोट की बात की जाए तो हर कोई बालाकोट के विषय में बात करता है, तो हम भी बहुत प्राउड के तरीके के साथ बात करते थे बालाकोट के विषय में, लेकिन पता नहीं क्यों ऑपरेशन सिंदूर को लेकर के एक हिचकिचाहट है लोगों में बात करने में। इस बार अपेक्षाएं बहुत बढ़ गई थी सर। एक्चुअली बात यह है कि लोगों के मन में इतनी अपेक्षाएं थी कि अगर मिसाइल दागी गई है, अगर मिसाइल छोड़ी ही गई है, तो फिर बात रिजल्ट तक आए, बिल्कुल जो चाहिए वो मिले अब। क्योंकि इतनी ज्यादा तबाही होने के बाद इतना मिसाइल उसाइल फ्री में थोड़ी आती है सर, पैसा लगता है, सब में बजट लगता है, जनता का ही पैसा है। तो जब आप करिए तो फिर उसको कोई ना कोई बेस, हालांकि वो लोग अंजाम किए तक होंगे अपने, पहुंचाइए। हालांकि ठीक वो है, लोग छोड़िए। अपने हिसाब से किए होंगे, क्या किए हैं बिल्कुल। कैसे किए वो लोग जाने, पर ठीक है, बहुत उस विषय का कोई वो नहीं है। अपन जो करना चाह रहे थे इस विषय में बात करते हैं, मुद्दे में बात तो करते हैं। बेसिकली वही है कि जहां तक अभी तक बात समझ में आ रही है कि टक्कर तो काफी दिख रही है, टक्कर बहुत बिल्कुल होनी चाहिए। खतरनाक है। पिछली जैसे कि लोकसभा चुनाव में भी 2019 में हमने देखा था कि काफी एक तरफा चुनाव था, लेकिन 2020 में वो फंस गया था चुनाव। तो इस बार जो है तो ये वैसे भी कह सकते हैं कि नीतीश कुमार का आखिरी चुनाव है, चाहे वो हार के जाए चाहे जीत के जाए, पर है तो वो उनका ये आखिरी चुनाव, ऐसी क्यों लोगों के मन में अभी कयास यही लगा रहे हैं। अभी तो अभी तो राबड़ी देवी बोल रही थी कि अपने बेटे को खड़ा करो, तुम जाओ यहाँ से, अगर तुम्हारी मानसिक स्थिति नहीं ठीक है तो। और अभी भी वो चुनाव लड़ने में तुले हुए हैं। अरे छोड़िए। खैर, तो अच्छी बात है। मैं तो ये चाहता हूँ सर कि बिहार की जनता का कल्याण होना चाहिए, उनका थोड़ा विकास हो। और हमारी बहुत महत्वपूर्ण जगह है बिहार, भारत देश के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, उसका विकास होना चाहिए कोई भी चुनाव में आए। और बिल्कुल एक बार बदलाव भी जरूरी होता है, एक बार बदलाव करके देखिए, अगर आपको अगर कुछ सही रिजल्ट मिले तो बदलाव लोकतंत्र में तो बिल्कुल जायज है बिल्कुल, सर। मेरा ऐसा मानना है कि जनता को केंद्र में 10 साल में, केंद्र राज्य में 10 साल में सत्ता बदल देनी चाहिए, चाहे अच्छी हो चाहे बुरी हो, बदल बिल्कुल देनी बिल्कुल। ही चाहिए। जी। क्योंकि वो क्या होता है ना कि एक ही तरीके के मैनेजमेंट के लोग, एक ही तरीके के ऑफिसर्स भरते चले जाते हैं, तो उससे क्या होता है, उससे समस्या यही होती है कि मोनोटोनस हो जाती चीजें, एक जैसी अराजकता चीजें टाइप की होती हैं। चीजें बढ़ती जाती हैं, क्या है और ना कि हाँ, लगने बेसिकली लगता है एक ही कि सब लोगों के कुछ पास कंट्रोल चला जाता है सेट सारा हो का जाती सारा। हैं चीजें। आरजेडी के परफॉर्मेंस को 2020 में जो परफॉर्मेंस था, उस परफॉर्मेंस के बेसिस पे आप आरजेडी को जज करने की कोशिश की गलती ना करें। कांग्रेस के परफॉर्मेंस जो 2020 में था, उससे आप गलती ना करें कांग्रेस को आज के परफॉर्मेंस में जज करने की। उसी तरीके से भारतीय जनता पार्टी का जो परफॉर्मेंस था, या जेडीयू का परफॉर्मेंस था, या एलजेपी का परफॉर्मेंस था, उससे भी 2020 से ना करें। ये चुनाव किसी भी पिछले 2015 हो या 2020 का चुनाव हो, उन दोनों चुनाव से काफी अलग दिखाई दे रहा है, और अलग अलग तरह की ताकतें इसमें उठती हुई दिखाई दे रही हैं। और जरूर हमारे भी। वोटिंग चुनाव, मेरे को लगता है सर, एक लाइन बोलना चाहूंगा कि जी। चुनाव आप अपने मुद्दों को लेके और अपने नेता को देख के करिए ना, कि आप किसको चुनाव जिता चुके हैं, उससे आपको क्या प्राप्त हुआ है। अब आपको किसको मौका देना है, उससे क्या प्राप्त करना है। कोई भी आपके बिल्कुल सही। घर का संबंधी थोड़ी है, आपको आना है, आपको चीजों को खत्म करना है, आपकी समस्याओं का समाधान करना है, वो नेता आपके लिए है। आप चुन रहे हैं अरे आप साहब, सोचिए आपको। ना, नीतीश कुमार की जब ठीक है, इस बारे में फिर से बिहार का तो हमेशा हर हर महीने हमारा एक सेशन चलता ही रहेगा बिहार का। तो आप सभी से के लिए बस अभी तक के लिए धन्यवाद, और जरूर हमें बताएं कि आपको हमारा ये डिस्कशन, हमारा ये एनालिसिस कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में। और अगर हमारा वीडियो पसंद आए तो कृपया इसे लाइक करें। तब तक के लिए धन्यवाद।